नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्जा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति में दुर्ग टॉपिक पढ़ रहे हैं और दुर्गों में हमने बहुत सारे दुर्ग पढ़ लिए हैं और बाकायदा हम जिले वाइज चल रहे हैं। अभी बाउंड्री बाउंड्री के जिलों पे चल रहे हैं, तो आज जुड़िएगा। आज जो हम दुर्ग पढ़ने वाले हैं, करौली जिले में कौन से दुर्ग हैं और धौलपुर, और आगे देखेंगे भरतपुर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। करौली, धौलपुर, भरतपुर, तो इनमें जो दुर्ग है उनकी चर्चा करते हैं, तो जुड़ने का प्रयास करें। आज जो हमारा दुर्ग रहने वाला है और इस दुर्ग के अंदर हम देखने वाले हैं, सबसे पहले वो दुर्ग होगा हमारा करौली के अंदर ही तिमनगढ़ दुर्ग। नाम तो सुना होगा। तो बात करते हैं, एक दुर्ग है करौली के अंदर, करौली जिले का पहला दुर्ग पढ़ रहे हैं, उसका नाम है तिमनगढ़ दुर्ग। तिमनगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग। इसी तिमनगढ़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले वही अन्य नाम, इस तिमनगढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या क्या है ये भी तो हमें पता होने चाहिए। तो तिमनगढ़ दुर्ग के जो अन्य नाम है, एक तो है तमनगढ़। देखो, एक तो नाम हो जाएगा तमनगढ़। तमनगढ़, तिमनगढ़ कह दो या तमनगढ़ कह दो। एक इसका नाम हो जाएगा त्रिभुवनगढ़। त्रिभुवनगढ़, तमनगढ़, त्रिभुवनगढ़, तमनगढ़, त्रिभुवनगढ़। और एक नाम इसका हो जाएगा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। जब इस पर मुस्लिम अधिकार हो जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इस्लामाबाद। तो मुस्लिम आधिपत्य के बाद, मैं ऐसे लिख देता हूं, मुस्लिम आधिपत्य के बाद। मुस्लिम आधिपत्य मतलब वही अधिकार, मुस्लिम आधिपत्य के बाद। आधिपत्य के बाद जब इस पर मुस्लिम अधिकार हो गया था, उसके बाद में इसका नाम हो गया था इस्लामाबाद। वापिस देखो, तिमनगढ़ दुर्ग का नाम है तमनगढ़, त्रिभुवनगढ़ और इस्लामाबाद। अन्य नाम के बाद में देख लेते हैं, ये जो तिमनगढ़ दुर्ग है ये कौन से स्थान पर है? तो आपको पता होना चाहिए, बस ज्यादातर यहाँ से यही सवाल पूछते हैं, तिमनगढ़ दुर्ग किस जिले में है? तो वो जिला कौन सा हो जाएगा? करौली। करौली जिले के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है तिमनगढ़ दुर्ग। तो बात कर लेते हैं, ये जो तिमनगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण तो लगभग कहते हैं कि 11वीं सदी के उत्तरार्ध में इसका निर्माण हुआ था और राजा त्रिभुवनपाल ने करवाया था। राजा त्रिभुवनपाल, त्रिभुवनपाल। तो राजा त्रिभुवनपाल ने इसका निर्माण करवाया। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तिमनगढ़ दुर्ग। निर्माण के बाद में बात करें तो ये जो तिमनगढ़ दुर्ग है, अगर बात करते हैं इसकी श्रेणी, तो आपको पता होना चाहिए ये जो तिमनगढ़ दुर्ग है ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? तो ये दुर्ग है गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ है, और वो जो पहाड़ी है उस पहाड़ी का नाम भी क्या है? तिमनगढ़ पहाड़ी। तो बात कर लेते हैं पहाड़ी, वो जो पहाड़ी है उसका नाम भी क्या हो जाएगा? तिमनगढ़ पहाड़ी। तिमनगढ़ पहाड़ी, तिमनगढ़ पहाड़ी। तो तिमनगढ़ पहाड़ी पे बना होने के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा है? तो आप आराम से बता सकते हो, तिमनगढ़ दुर्ग। और त्रिभुवनपाल ने बनाया, इसी कारण इसे क्या कहते हैं? त्रिभुवनगढ़ दुर्ग। और जब मुस्लिम आधिपत्य हो गया तो इसका नाम क्या हो गया? इस्लामाबाद। तो देखो, अन्य नाम हो गया स्थान, निर्माण, श्रेणी और पहाड़ी। इसके बाद में अगर बात करें तो इसके प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, कोई भी दुर्ग है तो उसके प्रवेश द्वार। तो ये जो तिमनगढ़ दुर्ग है इसके प्रवेश द्वार कौन से हैं? तो प्रवेश द्वार में बात करें तो एक है जगनपोल और एक है सूर्यपोल। एक का नाम हो जाएगा जगनपोल, जगनपोल, और एक हो जाएगी भाई सूर्यपोल। अब जगना है, देखो जगना है, जगनपोल, पोल के अंदर जगना है तो सूर्य उदय होगा तभी तो जगोगे, तो सूर्यपोल। जगनपोल और सूर्यपोल। बस, ये जो अभी हम दुर्ग पढ़ रहे हैं तो ये दुर्ग कौन सा है? तिमनगढ़ दुर्ग। और इसी तिमनगढ़ दुर्ग में ज्यादा कोई मंदिर महल कुछ है नहीं, और सीधे हम देख लेते हैं इसके अंदर जलाशय। इसमें पानी के कौन से कुंड हैं या तालाब हैं? तो जलाशय। तो इस तिमनगढ़ दुर्ग के अंदर जो जलाशय है उनमें एक तो है सागर झील। एक का नाम है भैया सागर झील। ये जो सागर झील है ना, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें पारस पत्थर पाया जाता है। सागर झील, पारस पत्थर। ये पारस पत्थर वही होता है, कहते हैं कि पारस पत्थर अगर लोहे को भी छू ले तो उसे सोना बना दे। तो वह कौन सी झील है जिसमें पारस पत्थर पाया जाता है? तो सागर झील। और सागर झील किस दुर्ग में है? तो वो हो जाएगा तिमनगढ़ दुर्ग। इसके अलावा यहाँ पे है ननंद भोजाई का कुआं। ननंद भोजाई का कुआं, ननंद भोजाई का कुआं, भोजाई का कुआं। ननंद भोजाई का कुआं आपसे पूछ ले तो वो कहाँ पे हो जाएगा? तो दिमाग में रखना, तिमनगढ़ दुर्ग में। एक ननंद भोजाई का कुआं और भी हो जाएगा, तो बात कर लेते हैं। देखो,
ननंद भौजाई का कुआं, ननंद भौजाई का कुआं, भौजाई का कुआं। दो कुएं हैं ननंद भौजाई के, एक तो हो जाएगा कहाँ पे, तिमनगढ़ में, और एक कहाँ हो जाएगा, तो एक भरतपुर के अंदर किला है जिसका नाम है बयाना दुर्ग, बयाना दुर्ग। ये बयाना दुर्ग कहाँ पड़ता है, तो आप आराम से बता सकते हो, भरतपुर में। भरतपुर जिले में जो बयाना दुर्ग है वहां पे भी है ननंद भौजाई का कुआं। तो राजस्थान के दो ऐसे दुर्ग हैं जिनमें ननंद भौजाई के कुएं हैं, एक तो बयाना दुर्ग और एक कौन सा हो जाएगा, तो तिमनगढ़ दुर्ग। और तिमनगढ़ दुर्ग में कौन सी झील है, सागर झील। तो ये आपको जलाशय याद रखने हैं। बस ये करौली का एक दुर्ग हो गया, तिमनगढ़ दुर्ग। वापिस देखो, देखो एक बार लिखने से, क्योंकि इतने सारे दुर्ग हैं, सारे एकदम याद नहीं होते, उनको आराम से आप सिस्टम से लिखो पहले, और लिख के इसी सिस्टम से रोज दो तीन बार ऐसे आंखों के बाहर निकालो, एक टाइम आएगा तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। भाई कोई भी दुर्ग पढ़ते हैं हम सबसे पहले अन्य नाम देखते हैं, तो अन्य नाम क्या है, तमनगढ़, त्रिभुवनगढ़। इसका नाम त्रिभुवनगढ़ क्यों है, त्रिभुवन पाल ने बनाया है, और मुस्लिम आधिपत्य होने के बाद नाम हो गया इस्लामाबाद। तो तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ है, करौली में, निर्माण राजा त्रिभुवन पाल ने। और कौन सी श्रेणी का है, गिरी दुर्ग। तो कौन सी पहाड़ी है, तिमनगढ़ पहाड़ी। इसके अलावा देखो प्रवेश द्वार, जगनपोल और सूर्यपोल और जलाशय है, सागर झील, ननंद भौजाई का कुआं। तो ननंद भौजाई का कुआं और कहाँ हो जाएगा, बयाना दुर्ग में। आपको आराम से याद रह जाएगा। तो ये करौली का एक दुर्ग पढ़ लिया हमने, और आराम से आपको याद रहना चाहिए। और वो करौली का एक दुर्ग आपने पढ़ा है, उसका नाम क्या है, तिमनगढ़, तिमनगढ़ दुर्ग। अब इसी करौली के अंदर एक दुर्ग हम और पढ़ लेते हैं, दूसरा दुर्ग पढ़ते हैं करौली के अंदर। तो देखने का प्रयास करें, करौली का दूसरा किला, उसका नाम है मंडरायल दुर्ग, मंडरायल दुर्ग, मंडरायल दुर्ग। करौली जिले के दुर्ग पढ़ रहे हैं, और करौली जिले का दूसरा दुर्ग हम ले रहे हैं जिसका नाम है मंडरायल दुर्ग। देखो आजकल ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये मंडरायल दुर्ग, सबसे पहले तो देखेंगे हम वही मंडरायल दुर्ग का अन्य नाम, अन्य नाम। तो ये जो मंडरायल दुर्ग है ना, इसका और नाम क्या है, इस मंडरायल दुर्ग को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। कितना इंपॉर्टेंट है देखो, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। यदि आपको ग्वालियर का दुर्ग जीतना है तो मंडरायल दुर्ग को पहले जीतना होगा। मंडरायल दुर्ग की मतलब मंडरायल दुर्ग है वो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, कुंजी मतलब वही चाबी। कल मैंने एक जगह लिखा ही है बहुत सारी कुंजियां कुंजियां, तो उनको देखने का प्रयास कर रहा हूं। मंडरायल दुर्ग अन्य नाम ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। इसके अलावा अगर पूछ ले मंडरायल दुर्ग कौन से स्थान पर है, तो आपको दिमाग में रखना है मंडरायल दुर्ग पड़ता है करौली में, करौली, करौली जिले में ही है मंडरायल दुर्ग, करौली। और बात कर लें इसका निर्माण, इस मंडरायल दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इसका जो निर्माण करने वाला है उस आदमी का नाम है ब्रज बहादुर या वीजा बहादुर, ब्रज बहादुर, ब्रज बहादुर, या इसी का नाम मिलता है वीजा बहादुर, वीजा बहादुर। पासपोर्ट नहीं हो, केवल वीजा, वीजा बहादुर, वीजा बहादुर। तो ये जो मंडरायल दुर्ग है इसका निर्माण हो गया, और इसके अंदर एक मंडरायल दुर्ग के अंदर ही एक मस्जिद है, उसको हम देख लेते हैं। मंडरायल दुर्ग देखने का प्रयास करें। ये जो मंडरायल दुर्ग है, इसी मंडरायल दुर्ग के अंदर बात करता हूं मैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। इस मंडरायल दुर्ग में जो मस्जिद है उसका नाम क्या है, तो मंडरायल दुर्ग में जो मस्जिद है उसका नाम है मर्दान शाह मस्जिद, मर्दान शाह मस्जिद, मर्दान शाह मस्जिद, मर्दान शाह मस्जिद। बस, इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। वापिस आप आराम से देख सकते हो, अभी हम जो भी देख रहे हैं मंडरायल दुर्ग, बस। तो अभी भैया हमने देखो करौली के अंदर जो भी दुर्ग देखे हैं उसमें एक तो देखा है तिमनगढ़ दुर्ग, और दूसरा हमने देखा है मंडरायल दुर्ग। तो करौली जिले में दो दुर्ग हो गए। हालांकि पहला जो मैंने वीडियो डाल रखा है उसमें किस किस जिले में कौन से दुर्ग हैं वो आप आराम से देख सकते हो। पूरे 50 जिलों के मैंने दुर्ग उसमें लिखा रखे हैं, तो उसको बार बार देखा करो, अपने आप याद रह जाएगा। तो देखो करौली जिले में कौन सा है, तिमनगढ़ दुर्ग। इसके अलावा कौन सा है, मंडरायल दुर्ग। और अब हम बात कर लेते हैं मंडरायल दुर्ग के बाद में एक करौली के अंदर और जो दुर्ग है वो कौन सा है, तो उसका नाम है ऊंटगिरी का किला। करौली जिले के ही दुर्ग पड़ रहे हैं, और इसमें तीसरा जो दुर्ग है उसका नाम है ऊंटगिरी का किला, ऊंटगिरी का किला, ऊंटगिरी का किला। ऊंटाला किला अलग है भैया, यह है ऊंटगिरी का किला। तो देखने का प्रयास करें, ये जो ऊंटगिरी का किला है, तो इसी ऊंटगिरी के किले की बात करें तो अन्य नाम, ऊंटगिरी के किले का अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो देखो इसे कहते हैं ऊंटगढ़ भी कहते हैं, ऊंटगिरी के किले को। तो देखो इसे क्या कहेंगे, ऊंटगढ़ अवंतगढ़, ऊंटगढ़, और इसे क्या कहेंगे, अवंतगढ़,
अवंतगढ़। तो ये जो ऊंटगिरी का किला है इसे ऊंटगढ़ और अवंतगढ़ भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो ऊंटगिरी का किला है ये कौन से स्थान पर है, ये भी तो पता होना चाहिए स्थान। तो आपको पता होना चाहिए ये स्थान है कल्याणपुर। और ये जो कल्याणपुर जगह पड़ती है ये करौली में पड़ती है। कल्याणपुर जगह है और कल्याणपुर जगह कहाँ पड़ती है, करौली में। तो करौली जिले के कल्याणपुर नामक स्थान पर एक किला है जिसका नाम क्या है, ऊंटगिरी का किला। और अगर पूछ ले इसका निर्माण, इस ऊंटगिरी के किले का निर्माण किसने करवाया, तो आपको पता होना चाहिए ये जो ऊंटगिरी का किला है इसका जो निर्माण करवाया है वो करवाया है लोधी जाति के लोगों ने। लोधी जाति के लोगों ने, कहीं दी लिखा है कहीं धी लिखा है, लोधी जाति के लोगों ने, जाति के लोगों ने। इतना जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें केवल नाम याद रखना है, लोगों ने। अब भैया सुन लो, ये तो है ऊंटगिरी का किला। तो करौली के अंदर 3 दुर्ग हो गए। देखो 3 दुर्ग कौन से, तिमनगढ़ दुर्ग करौली में, मंडरायल दुर्ग करौली में, और ऊंटगिरी का किला करौली में। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे लिख रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपसे पूछ ले ऊंटाला किला, ये हमारा पढ़ा हुआ इसलिए मैं यहाँ पे लिखा रहा हूं ऊंटाला किला। ये ऊंटाला किला कहाँ है, इसको आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ऊंटाला किला, ये ऊंटगिरी का किला है, ये है ऊंटाला किला, तो दिमाग में रख लेना। ये करौली के दुर्ग हो गए। अब करौली के बाद में हम चले तो आपको पता होगा करौली से आगे कौन सा जिला आता है, सवाई माधोपुर पहले देख लिया, करौली हो गया, फिर कौन सा आएगा, धौलपुर। तो उस धौलपुर जिले में हम चलते हैं और धौलपुर के अंदर एक जो दुर्ग है उसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग, ये जो शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर वाला, इसी की बात करते हैं, शेरगढ़ दुर्ग। एक शेरगढ़ दुर्ग आपने और भी पढ़ा था, याद आ रहा हो तो, और वो कहाँ पे पढ़ा था, तो आपने शेरगढ़ दुर्ग पढ़ा था 12 के अंदर। 12 में जो शेरगढ़ था उसका नाम था कोसवर्धन दुर्ग। तो ये जो शेरगढ़ दुर्ग है इसी शेरगढ़ दुर्ग की बात करते हैं। इस शेरगढ़ दुर्ग का अन्य नाम, ये जो शेरगढ़ दुर्ग है इसका अन्य नाम क्या है, तो देखो अभी आपने देखा था मंडरायल दुर्ग, देखने का प्रयास करें। ये जो आपने देखा है मंडरायल दुर्ग, सॉरी, ये रहा मंडरायल दुर्ग, इसे कहते हैं ग्वालियर दुर्ग की कुंजी। तो ऐसे ही तुम शेरगढ़ दुर्ग, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दक्षिण का द्वार। दक्षिण का द्वार, दक्षिण का द्वार, दक्षिण का द्वार या द्वारगढ़, द्वारगढ़। दक्षिण का द्वार कह दो या द्वारगढ़ कह दो, एक ही बात है। दक्षिण का द्वार या दक्षिण का द्वारगढ़, दक्षिण का द्वार या दक्षिण का द्वारगढ़, ठीक है। ये जो शेरगढ़ दुर्ग है ये कौन से स्थान पर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ेगा, तो शेरगढ़ दुर्ग पड़ता है भैया धौलपुर में, धौलपुर में। वही धौलपुर जिसे जिसे और क्या क्या कहते हैं धौलपुर को, तो आपको पता होना चाहिए इस धौलपुर को कहते हैं रेड स्टोन, क्योंकि यहाँ से लाल पत्थर निकलता है, या इस धौलपुर को कहते हैं रेड डायमंड, रेड डायमंड, है ना। सबसे पहले लाल पत्थर यहीं से निकला था, इसी कारण धौलपुर को क्या कहते हैं, रेड डायमंड। इसके अलावा इस धौलपुर को और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डांग का राजा, डांग का राजा। तो डांग की रानी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं करौली को। तो ये धौलपुर के नाम है भैया, रेड डायमंड, डांग का राजा। तो यही मैं लिख देता हूं, हल्का सा देखें, डांग की रानी, डांग की रानी। तो डांग की रानी किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है करौली। ये वैसे ज्योग्राफी की दृष्टि से सवाल है, लेकिन अपने को तो याद रखना है ना, अपने को तो एग्जाम फाइट करना है जो भी हो। डांग का राजा धौलपुर, डांग की रानी करौली, रेड डायमंड क्योंकि लाल पत्थर निकलता है। आपको पता होगा दिल्ली में जो लाल किला है उसमें यही पत्थर काम में लिया गया है, या जगह जगह आप कहीं पे भी देखोगे तो आगरा के दुर्ग में, है ना। इसके अलावा दिल्ली में जामा मस्जिद है, वहां पे ये रेड डायमंड काम में ले रखा है, मतलब लाल पत्थर धौलपुर वाला काम में लिया, और धौलपुर को क्या कहते हैं, रेड डायमंड। और डांग का राजा, तो डांग की रानी किसे कहते हैं, करौली को। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, धौलपुर में। अब बात करूं तो ये जो शेरगढ़ दुर्ग है इसके निर्माता, शेरगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था ये पता होना चाहिए। तो शेरगढ़ दुर्ग का जो निर्माता है उसका नाम था धौला देव, धौला देव। धौला देव नामक एक राजा हुआ था, उसने ये शेरगढ़ दुर्ग बनाया, लेकिन इसकी पुनः निर्माण किसने करवाया, पुनः निर्माण या इसकी मरम्मत किसने करवाई, तो इसका जो पुनः निर्माण करवाया वो किसने करवाया, वो करवाया शेरशाह सूरी ने। और उसी शेरशाह सूरी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, शेरगढ़ दुर्ग। तो पुनः निर्माण किसने करवाया है, शेरशाह सूरी ने। आप जानते हो ना दिल्ली का राजा बना था शेरशाह सूरी, और कब राजा बना था, 1540 ईस्वी में। और कब तक रहा था,
तो 1545 ईस्वी तक कालिंजर अभियान पे जा रहा था और उक्का नामक यंत्र से पास में पड़े बारूद के ढेर में आग लग गई थी, जिसे ये बंदा जल के राख हो गया था। वही शेरशाह सूरी जिसने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा था मालदेव राठौड़ के सेनापति जेता और कुंपा से, और उस युद्ध में शेरशाह सूरी कहता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। वही शेरशाह सूरी है ना, वास्तविक नाम था फरीद। फरीद तो ये जो शेरशाह सूरी है ना, इसने वापिस इसकी मरम्मत करवाई, धौलागढ़ द्वारा बनाया गया जो दुर्ग था उसी की मरम्मत करवाई, और इसका नाम क्या हो गया, इस शेरशाह के नाम पे शेरगढ़ दुर्ग। तो इसका पुनः निर्माण हो गया। और पुनः निर्माण के बाद में मैं बात करूं तो ये कौन सी श्रेणी का दुर्ग है भैया। इससे पहले हमने पढ़ा था शेरगढ़ दुर्ग एक और वो शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे था, 12 में। वो भी कौन सी श्रेणी का था, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। और ये भी कौन सी श्रेणी का है, तो ये भी है भैया ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। ओदक ओब्लिक जल दुर्ग, ओदक ओब्लिक जल दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर नदियों का पानी हो उसे कहते हैं ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। अब ये ओदक दुर्ग है, जल दुर्ग है, तो अपने आप ही एक सवाल निकलता है कौन सी नदी है जिसके समीप ये दुर्ग है। तो देखने का प्रयास करें, नदी कौन सी नदी का पानी इसके चारों तरफ है। तो नदी में आपको याद रखना है वो नदी धौलपुर से बहने वाली नदी कौन सी है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी, उसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी, ये जो चंबल नदी है इसके पास ही बना हुआ है शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग। अब नदी के बाद में मैं बात करूं तो इस शेरगढ़ दुर्ग की हम बात कर लेते हैं। इसमें जो तोप रखी गई है वो कौन सी तोप है, तो बात करते हैं। देखो इस शेरगढ़ दुर्ग में तोप, ये जो शेरगढ़ दुर्ग है इसकी खास बात यही है, इंपॉर्टेंट बात यही है, इसमें जो तोप है उस तोप का नाम क्या है, उसका नाम है हुन हुंकार तोप। हुन हुंकार तोप, हुन हुंकार तोप। याद ऐसे रखोगे, देखो शेर की हुण हुंकार, जब शेर दहाड़ता है उसकी हुंकार को हुण के सुन के शेर की हुण हुंकार ढोल बजाना पड़ता है। तो धौलपुर में जो शेरगढ़ दुर्ग है उसी में हुण हुंकार तोप है। एक बारंग के अंदर शेरगढ़ दुर्ग है जिसे कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं, शेरशाह सूरी का कोस या खजाना छिपा रहता था। तो ये जो हुण हुंकार तोप है इसी की बात करते हैं, हुण हुंकार तोप। ये जो हुण हुंकार तोप है ये कहाँ रखी गई है, तो आप आराम से बता सकते हो ये जो हुण हुंकार तोप है ये कहाँ पे रखी गई है। तो देखो ये तोप है हुण हुंकार, हुण हुंकार तोप। तो ये जो हुण हुंकार तोप है इसी की पूरी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसको, हुण हुंकार तोप को। तो देखो भाई, एक तो ये जो हुण हुंकार तोप है इसका अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। धौलपुर में जो शेरगढ़ दुर्ग है उसमें हुण हुंकार तोप है, इसका अन्य नाम क्या है, तो इसे कहते हैं जालदार तोप। जालदार तोप है ना, जाली वाली तोप, अन्य नाम। इसके अलावा ये जो हुण हुंकार तोप है, बात करूं इस हुण हुंकार तोप का निर्माता कौन था या इसका निर्माण किसने करवाया, तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने ये हुण हुंकार तोप बनवाई, उसका नाम है कीरत सिंह। कीरत सिंह, कीरत सिंह, कीरत सिंह नाम का एक राजा था और उसी कीरत सिंह ने ये हुण हुंकार तोप बनवाई। लेकिन सुनो, निर्माण तो इसने करवाया, निर्माण करवाया, ठीक है। हुण हुंकार तोप का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है, तो आप आराम से बता सकते हो कीरत सिंह ने निर्माण करवाया। तो निर्माण करवाने वाला तो कौन है, कीरत सिंह, ठीक है। लेकिन इसको बनाने वाला कारीगर कौन था इसका, तो कारीगर का नाम था सीताराम। कारीगर कौन है, तो उसका नाम हो जाएगा सीताराम। सीताराम, बोलो भाई सीताराम, है ना, राम जी का नाम ले लो, सीताराम। तो हुण हुंकार तोप को बनाने वाला कौन है, सीताराम नहीं, वो है कारीगर। बनवाने वाला राजा कौन है, उसका नाम है कीरत सिंह, कीरत सिंह। अब बात करता हूं ये जो हुण हुंकार तोप है ये कौन सी धातु की बनी हुई है, तो दिमाग में रखना ये बनी हुई है अष्ट धातु से, 8 धातुओं से मिलकर बनी हुई है। तो ये बनी हुई है अष्ट धातु से, अष्ट धातु से, अष्ट धातु से निर्मित, अष्ट धातु से निर्मित। तो ये हुण हुंकार तोप है, 8 धातुओं से बनी हुई है। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसका वजन कितना है, वजन तो आपको याद रखना है इसका वजन है 1400 मण। देखो इसका जो वजन है 1400 मण, 14 शेर, 1400 मण, 14 शेर, 14 छटान, 1400 मण, 14 शेर, 14 छटान। अब देखो एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आपको पता होगा ये प्रश्न पूछा हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग की लंबाई कितनी है, तो भैया ऐसे भी पूछ ले 1400 मण, 14 शेर, 14 छटान, 14 14 के आंकड़े वाली जो तोप है उसका नाम क्या है, हुण हुंकार तोप।
हुणहुकार तोप। ये जो हुणहुकार तोप है किस दुर्ग में रखी गई है, तो आप आराम से बता सकते हो, ये है शेरगढ़ दुर्ग। और ये शेरगढ़ दुर्ग बारां वाला नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, शेरगढ़ दुर्ग एक बारां में है, जिसे कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। वो भी वहां शेरशाह सूरी अपना खजाना छिपा के रखता था, वहां शेरशाह सूरी की सैनिक छावनी रहती थी। और एक ये शेरगढ़ दुर्ग है जो धौलपुर में है। धौलपुर वाले शेरगढ़ दुर्ग के अंदर खास बात यही है, हुणहुकार तोप है। तो इसका वजन हो गया। और वजन के बाद में मैं बात करूं, तो ये जो हुणहुकार तोप है, इसकी आकृति कैसी है, किस आकृति की ये बनी हुई है, तो हुणहुकार तोप की आकृति कैसी है, सिंह मुख आकृति। सिंह मतलब शेर, मुख आकृति उसके मुख के समान, सिंह मुखाकृति की, मुखाकृति की। तो शेर के मुख के समान की आकृति है इस हुणहुकार तोप की। भैया एग्जामिनर को बोलो, ले पूछ, तेरी इच्छा हो जो पूछ, कोई दिक्कत नहीं है। इस हुणहुकार तोप को वापस देखो। हम अभी देख रहे हैं धौलपुर के अंदर शेरगढ़ दुर्ग, उसमें एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है हुणहुकार तोप। इसे जालदार तोप भी कहते हैं। इसका निर्माण कीरत सिंह ने करवाया। कारीगर इसका सीताराम था, इस तोप को बनाने वाला। और धातु अष्ट धातु की बनी हुई है, 8 धातु है, सोना चांदी तांबा, है ना। तो जो भी हो, और वजन कितना है, 1400 मण, 14 शेर, 14 छटांग। और आकृति कैसी है, सिंह के मुख के समान आकृति वाली तोप कौन सी है, हुणहुकार तोप। आपको याद रहना चाहिए। अभी जो दुर्ग पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, शेरगढ़ दुर्ग। और कौन सा पढ़ रहे हैं, धौलपुर वाला। ये जो शेरगढ़ दुर्ग है, मैं इसी शेरगढ़ दुर्ग की बात करूं तो इसमें देखो मजार। तो इसमें मजार कौन सी है, मजार। शेरगढ़ दुर्ग की तोप देख ली, तोप के बाद में देखते हैं शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाले में मजार। तो मजार है भैया सैयद हुसैन की मजार, सैयद हुसैन की मजार, सैयद हुसैन की मजार, सैयद हुसैन की मजार। सर ये सैयद हुसैन कौन थे, इनके बारे में कहते हैं कि ये शेरशाह सूरी के गुरु थे, सैयद हुसैन की मजार। तो ये कौन है, तो मैं कोष्टक में लिख देता हूं, शेरशाह सूरी के गुरु, सूरी के गुरु, शेरशाह सूरी के गुरु थे। और वो जो गुरु हैं उनकी मजार का नाम क्या है, सैयद हुसैन की मजार। आपसे पूछ ले घोड़े की मजार कहाँ है, वो है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। तारागढ़ भी 2 होंगे हमारे, वो एक तो अजमेर में होगा और एक बूंदी में होगा। ऐसे ही शेरगढ़ भी 2 है, एक धौलपुर में है और एक कहाँ है, बारां में। तो दिमाग में रखो। मजार के बाद में मैं बात कर लेता हूँ, ये जो शेरगढ़ दुर्ग है धौलपुर वाला, इसकी हम देख लेते हैं विशेषता। शेरगढ़ दुर्ग की विशेषता, धौलपुर वाले की विशेषता। तो इसकी शेरगढ़ दुर्ग की विशेषता की बात करूं तो देखने का प्रयास करो। धौलपुर का ये शेरगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी, तो देखो ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है, या ऐसे लिख दूं, ये है, ये छोड़ो, ये शॉर्ट कर देता हूं, एकमात्र ऐसा दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग, एकमात्र ऐसा दुर्ग। पूरी लाइन लिखता तो ऐसे लिखता, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है, एकमात्र ऐसा दुर्ग जो जो एकमात्र ऐसा दुर्ग जो राजस्थान, कोमा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश है ना, वे लिख दिया क्या, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, व उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है, पर स्थित है, स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो राजस्थान, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आप आराम से बता सकते हो, शेरगढ़ दुर्ग। तो ये धौलपुर में एक ही किला है और आप आराम से याद रख सकते हो। तो भैया आप देखने का प्रयास करें, अभी जो हमने किले देखे हैं उसमें हमने 3 दुर्ग देखे हैं करौली के। तो 3 करौली वाले जो दुर्ग है उनका नाम क्या है, तिमनगढ़ दुर्ग, और कौन सा है, मंडरायल दुर्ग, और कौन सा है, ऊंटगिरी का किला। और करौली के बाद में हमने जो धौलपुर का एक दुर्ग देखा है जिसका नाम क्या है, शेरगढ़ दुर्ग। अब आपको पता होगा धौलपुर से आगे चलेंगे तो जिला कौन सा आएगा, भरतपुर। तो हम उसी भरतपुर के अंदर चलने का प्रयास करते हैं और भरतपुर में जो दुर्ग है हम उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखो भाई, भरतपुर जिले में आ गए और भरतपुर जिले का एक दुर्ग हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, और वो कौन सा हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर का किला पढ़ रहे हैं, इसी को कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग। तो अभी हम अन्य नाम में ले लेंगे वापिस, भरतपुर का किला भी कहते हैं।
ये जो लोहागढ़ दुर्ग है तो इसके अन्य नाम देखते हैं। लोहागढ़ दुर्ग को और क्या कहते हैं? अन्य नाम। हमारा तो एक ही पैटर्न है, सबसे पहले अगर कोई भी दुर्ग है तो उसके अन्य नाम है, तो अन्य नाम इसे कहते हैं भैया अभेद्य दुर्ग। ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सका, अभेद्य दुर्ग। अभेद्य दुर्ग, ऐसा किला जिसे कोई भेद नहीं सका वो है अभेद्य दुर्ग। कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर का किला। इसके अलावा इसे कहते हैं अजय दुर्ग। अजय दुर्ग, तो दिमाग में रखना अजय दुर्ग। तो इसको दूसरा कोई जीत नहीं सका, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अजय दुर्ग। ये सदैव विजेता रहा। तो अभेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग। और इसे कहते हैं भरतपुर का किला। भरतपुर में बना हुआ है तो भरतपुर का किला। भरतपुर का किला, भरतपुर का दुर्ग कह दो या भरतपुर का किला कह दो, एक ही बात है, भरतपुर का किला। तो अभेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग और भरतपुर का किला। और इसे क्या कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं भैया राजस्थान का सिंह द्वार। राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार। तो वह कौन सा किला है जिसे राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो, लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर का किला। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्व की तरफ से जो भी अटैक होगा उसमें रखवाला यही है, पूर्वी सीमा का प्रहरी। पूर्वी सीमा का प्रहरी, पूर्व से जो भी आक्रमण होगा उसमें रखवाले के रूप में यही काम करेगा, पूर्वी सीमा का प्रहरी। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लॉर्ड लेक का वाटरलू, या पूर्वी सीमा का प्रहरी। और इसे कहते हैं लॉर्ड लेक, जो अंग्रेज अधिकारी था जो इसको जीत नहीं सका था, तो इसे कहते हैं लॉर्ड लेक का वाटरलू। लॉर्ड लेक का वाटरलू, 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 लॉर्ड लेक का वाटरलू, दिमाग में रखना। और इसके अलावा इसे और क्या कहते हैं? लॉर्ड लेक का वाटरलू। और इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं एक तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, अभेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग, और क्या कहेंगे? भरतपुर का किला, राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी सीमा का प्रहरी, लॉर्ड लेक का वाटरलू। और इसे कहते हैं भैया सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। तो मैं नंबर में यहां लिख दूं क्या? हल्का सा देखने का प्रयास करें, चलो यही लिख देते हैं, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। ठीक है, अभेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग, और इसी को यहाँ पे भी लिख सकते हो भले, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, भरतपुर का किला, राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी सीमा का प्रहरी, लॉर्ड लेक का वाटरलू। और एक आध नाम और लिख देते हैं भाई, लोहागढ़ दुर्ग है, मिट्टी का किला है, तो इसके बारे में एक आध नाम और लिखते हैं। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग हो गया। और इसे क्या कहेंगे? अच्छा, मिट्टी का किला कहीं नहीं लिखा ना, तो लिख लेते हैं मिट्टी का किला। मिट्टी का किला, मिट्टी का किला। इसे मिट्टी का किला क्यों कहते हैं? क्योंकि पत्थरों के बीच में मिट्टी डाल रखी थी और मिट्टी से निर्मित था, कच्ची ईंटें और उनसे बाहर की दीवारें निकली हुई थी, ताकि बाहर से जो भी गोला बारूद आए वो मिट्टी में आके फुस हो जाए, तो इसीलिए मिट्टी का किला। और देखो, ये मिट्टी का किला था, भरतपुर का किला था। ठीक है, मिट्टी का किला था, भरतपुर का किला था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक, प्लीज थोड़ा सा मेरे क्या बार बार नाम खटक रहा है, तो देखो भाई, हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ भरतपुर के किले की जगह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। ठीक है, और जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग लिखा है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिट्टी का किला, या मिट्टी का तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ भरतपुर का किला। प्लीज सुनो, भरतपुर का किला, भरतपुर का किला, भरतपुर का किला। एक थोड़ा सिस्टम से लिखने का प्रयास किया, नामों को ऊपर नीचे। सुनो इधर देखो, अभेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। तो दुर्ग दुर्ग नाम वाले ये चीजें एक जगह आ गई, तो देखो कौन सा हो जाएगा, आप आराम से बता सकते हो। देखो, अभेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी सीमा का प्रहरी। दो नाम ये याद रखेंगे। लॉर्ड लेक का वाटरलू, वैसे आपको पता होगा वाटरलू का युद्ध हुआ था, वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, तो वैसे ही याद रख लेना लॉर्ड लेक का वाटरलू। तो यहाँ पे लॉर्ड लेक है वो हारा था इस लोहागढ़ दुर्ग में, अंग्रेजों की बुरी तरह से पराजित हुआ था लॉर्ड लेक। और 5 बार इसको, आपको पता होगा, लॉर्ड लेक ने घेरा भी था, इसको जीत नहीं सका था, इसी कारण इसे लॉर्ड लेक का वाटरलू कहते हैं। और भरतपुर का किला और मिट्टी का किला, ये याद रख लेना, भरतपुर का किला, मिट्टी का किला, 2 किले टाइप में नाम हो जाएंगे। बाकी देखो, अभेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग,
भाई जिसको कोई भेद नहीं सके, जो अजय है वो सर्वश्रेष्ठ अपने आप ही हो जाएगा। अब भेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। फिर राजस्थान का सिंह द्वार और पूर्वी सीमा का प्रहरी, कुल मिला के 2 गेट हो गए। लॉर्ड लेक का वाटरलू, भरतपुर का किला और मिट्टी का किला। तो ऐसे याद इजी होगा, इसीलिए हमने ऐसे लिखा अन्य नाम। अन्य नाम के बाद में मैं बात करता हूँ, ये जो लोहागढ़ दुर्ग है, इस लोहागढ़ दुर्ग की थोड़ी सी मैं छोटा करके बात करते हैं। और देखो ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसी की बात करते हैं। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसकी नींव रखी, लोहागढ़ दुर्ग बात करता हूँ। तो या पहले स्थान लिख लेते हैं भैया, स्थान लिखा ही नहीं हमने, तो बात करता हूँ। देखो लोहागढ़ दुर्ग, प्लीज सुनो। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है बात कर लेते हैं। देखो अन्य नाम, अन्य नाम के बाद में देखते हैं स्थान। स्थान वैसे नाम से भी पता चल रहा है, स्थान बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। लोहागढ़ दुर्ग कौन से स्थान पर होगा तो आप आराम से बता सकते हो, ये लोहागढ़ दुर्ग पड़ता है भरतपुर में। भरतपुर, भरतपुर के अंदर लोहागढ़ दुर्ग है। अब बात करता हूं इसकी नींव रखी, नींव रखी। तो ये जो दुर्ग बना है ये कौन सी जगह पे बना है, तो कौन सी जगह पर इसकी नींव रखी गई है वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। तो देखो खेमकरण जाट की, यहाँ पे पहले खेमकरण जाट की कच्ची गड्डी थी। तो खेमकरण जाट की, खेमकरण जाट की कच्ची गड्डी के स्थान पर, कच्ची गड्डी, आप समझ रहे होंगे कच्ची गड्डी मतलब यहाँ पे एक कच्चा सा गढ़ था। तो खेमकरण जाट की कच्ची गड्डी के स्थान पर, के स्थान पर, स्थान पर, स्थान पर जो चौबुर्जा कहलाती थी, ये जो कच्ची गड्डी थी, ये जो स्थान था जो चौबुर्जा कहलाती थी। बात कर लेते हैं, जो चौबुर्जा कहलाती थी, चौबुर्जा कहलाती थी, चौबुर्जा कहलाती थी, कहलाती थी। ये जो कच्ची गड्डी थी ना खेमकरण जाट की, ये क्या कहलाती थी, चौबुर्जा, 4 बुर्जों वाली। तो ये जो कच्ची गड्डी है खेमकरण जाट की कच्ची गड्डी जो चौबुर्जा कहलाती थी, उसी के स्थान पे लोहागढ़ दुर्ग या भरतपुर के किले की नींव रखी जा रही है। तो अब मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण हुआ है लोहागढ़ दुर्ग का, वो निर्माण कब हुआ है तो बात करते हैं। ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसी की बात करते हैं। लोहागढ़ दुर्ग, इसका निर्माण, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण तो आपको पता होना चाहिए इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ और किसने करवाया। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण कब, कब को तो याद रखने की जरूरत नहीं है, और किसने करवाया तो आप बता सकते हो, महाराजा सूरजमल ने, महाराजा सूरजमल ने। अभी बात करते हैं, ये जो लोहागढ़ दुर्ग है इसका जो निर्माण हुआ है वो 1733 ईस्वी में हुआ है, 1733 ईस्वी में। और निर्माण किसने करवाया है तो महाराजा सूरजमल ने। तो मैं बात करता हूं इसका निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। आप जानते हो ना जिन्हें जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून भी कहते हैं, तो महाराजा सूरजमल, महाराजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल जी ने एक दुर्ग बनवाया है और उसका नाम क्या है, लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला, भरतपुर का किला। आप आराम से याद रख सकते हो, लोहागढ़ दुर्ग, मिट्टी का किला। ठीक है, तो ये जो महाराजा सूरजमल जी हैं, मैं थोड़ी सी इनकी बात कर लेता हूँ। महाराजा सूरजमल जी की, जाटों के प्लेटो, जाटों के अफलातून। ये जो महाराजा सूरजमल जी, इनका टाइम है 1756 से 1763। इनका टाइम 1756 से लेके 1763। देखो याद रखने के लिए बता दूं, आपको पता होगा 1757 में इंडियन हिस्ट्री में होता है प्लासी का युद्ध, और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। तो देखो 1757 में होता है प्लासी का युद्ध और 1764 में होता है बक्सर का युद्ध। बहुत कम टाइम तक इन्होंने शासन किया है, लेकिन सुन ले इनके पिताजी के टाइम भी ये शासन करते थे, तो ऐसे करके इनका लंबा शासन हो गया। वास्तविक रूप से जब इनके पिताजी का निधन हो गया था उसके बाद में ये राजा बनते हैं 1756 में, और 1763 तक ये राजा रहते हैं। तो महाराजा सूरजमल जी की 2-3 बातें कर लेता हूँ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट महाराजा है, तो बात करते हैं। ये जो महाराजा सूरजमल जी हैं, इनका जन्म, इनका जन्म तो आप आराम से बता सकते हो, इनका जन्म हुआ था 1707 ईस्वी में। मुगल बादशाह औरंगजेब मर रहा है और उसी टाइम में हमारे हिंदू सम्राट महाराजा सूरजमल जी का जन्म हो रहा है 1707। और इनका जन्म कहाँ हुआ तो आप आराम से बता सकते हो, भरतपुर। इसी भरतपुर के अंदर महाराजा सूरजमल जी का क्या हुआ, जन्म। तो जन्म हुआ तो निश्चित रूप से इनके पिता भी होंगे। तो पिता का नाम क्या है, बदन सिंह है। महाराजा सूरजमल जी के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, बदन सिंह जाट, बदन सिंह जाट। ठीक है, जिनकी उपाधि आप जानते हो क्या थी भाई, ब्रजराज, ब्रजराज इनकी उपाधि थी। पिता के अलावा मैं बात करूं तो इनकी माता, माता, माता का नाम था रानी देवकी,
तो इतना ही लिख देता हूं मैं, देवकी। देवकी, तो देखो बदनशी है, देवकी माता। इसके अलावा मैं बात करूं तो पत्नी, महाराजा सूरजमल की जो पत्नी है उनका नाम है किशोरी देवी। किशोरी देवी, किशोरी देवी, किशोरी देवी, याद रह जाएगा, किशोरी देवी पत्नी। इसके अलावा मैं बात करूं महाराजा सूरजमल, तो इनके बहुत सारे पुत्र थे, एक पुत्र का नाम लिख देता हूं जिनका नाम था जवाहर सिंह, जिनका अभी रिलेशन होगा हमारे इस दुर्ग से, इसीलिए जवाहर सिंह, जवाहर सिंह। तो ये जो जवाहर सिंह जी हैं, ये दिल्ली से, आपको पता होगा इस दुर्ग का जो गेट है, मुख्य गेट, वो दिल्ली से उतार के लाएंगे लाल किले से, इसीलिए हमारे जरूरत है। तो ये जवाहर सिंह किसके बेटे होंगे, महाराजा सूरजमल के। अब मैं बात करूं तो देखो, ये जो महाराजा सूरजमल है, इनके अन्य नाम क्या है, आपको पता होना चाहिए अन्य नाम, तो आप आराम से बता सकते हो। इन्हें कहते हैं जाटों का प्लेटो और जाटों का अफलातून। तो देखो भाई, इन्हें क्या कहते हैं, जाटों का प्लेटो, जाटों का प्लेटो, और कहते हैं जाटों का अफलातून। प्लेटो और जाटों का अफलातून, जाटों का अफलातून। जाटों का प्लेटो, जाटों का अफलातून। ये महाराजा सूरजमल जी की मैंने इतनी सी बात कर दी, वापस देख सकते हो आप। लोहागढ़ दुर्ग के अन्य नाम क्या है, अभेद्य दुर्ग, अजय दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी सीमा का प्रहरी, लॉर्ड लेक का वाटरलू, भरतपुर का किला, मिट्टी का किला, स्थान भरतपुर। नींव रखी खेमकरण जाट की जो कच्ची गड्डी थी, जिसे चौबुर्जा कहलाती थी, वो उसी चौबुर्जा की जगह पे, और इसका निर्माण 1733 में करवाया। किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने। तो सूरजमल जी की थोड़ी सी स्टोरी हमने देख ली। अब हम अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए, निर्माण के बाद में हम क्या देखते हैं, श्रेणी, और फिर क्या देखते हैं, नहर। तो हम बात कर लेते हैं। देखो, ये जो भरतपुर का किला है, बात करूं मैं, ये पारिक दुर्ग है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई खुदी हो। तो ये जो मिट्टी का किला या भरतपुर का किला या लोहागढ़ दुर्ग, ये कौन सी श्रेणी का है, तो आप आराम से बता सकते हो, पारिक दुर्ग। और श्रेणी के बाद में बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, अगर ये पारिक दुर्ग है, मतलब चारों तरफ खाई खुदी हुई है, इसको मैंने हाईलाइट किया, देखो पारिक दुर्ग है ना, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई खुदी हो। मैं कोष्टक में लिख देता हूँ खाई। तो ये जो भरतपुर का किला, ये पारिक दुर्ग है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ कौन सी नहर का इसकी खाई में पानी डाल रखा है, नहर। तो उस नहर का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए वो नहर कौन सी हो जाएगी, सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर, सुजान गंगा नहर। मैं देखो पूरा भरतपुर का किला आपको एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ, जोड़ने का प्रयास करें। देखें, ये है भैया उदयनाथ की पहाड़ी, एक पहाड़ी का नाम है, देखो उदयनाथ पहाड़ी। ये जो उदयनाथ पहाड़ी है, ये कहाँ पे है, तो ये पड़ती है भैया अलवर में, अलवर जिले में है उदयनाथ की पहाड़ी। ये जो उदयनाथ की पहाड़ी है ना, यहाँ से एक नदी निकलती है, और वो जो नदी है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रूपारेल नदी। और वो जो रूपारेल नदी है ना, उसी को और क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वराहा नदी, लसवारी नदी। तो मैं बात कर देता हूँ, यहाँ से ये जो नदी आ रही है, इसका नाम है रूपा रेल नदी। इसी को और क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं वराहा नदी, वराहा नदी। इसी को और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लसवारी नदी, लसवारी नदी। ये राजस्थान की तुम नदियां पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे रूपारेल नदी, वराहा नदी, लसवारी नदी। अलवर से फिर ये जो नदी है, आपको पता होना चाहिए, अलवर में बहने के बाद में ये नदी कहाँ जाती है, ये नदी बहती है डीग में। और डीग के बाद में ये जो नदी बहेगी, ये कहाँ बहेगी, तो आप आराम से बता सकते हो, ये नदी बहेगी भरतपुर में, भरतपुर। और ये जो भरतपुर है, इस भरतपुर के अंदर आपको पता होगा, जैसे ही ये नदी आती है, तो यहाँ भरतपुर में लास्ट में जो इसका अंतिम छोर है, ये एक झील का निर्माण करवाती है। और वो जो झील है, उस झील का नाम क्या है, तो वो झील है मोती झील, मोती झील। ये जो मोती झील है ना, इसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं, मोती झील को, मोती झील, इसे कहते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन, लाइफ लाइन। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये झील नहीं होती तो दुर्ग की खाई में पानी नहीं छोड़ा जाता, और दुर्ग की खाई में पानी नहीं छोड़ा जाता तो दुर्ग सेफ नहीं होता। तो मैं यहाँ पे देखो बनाने का प्रयास करता हूँ, ये है भरतपुर का किला, प्लीज देखने का प्रयास करना। ये जो दुर्ग है, ये है भरतपुर किला,
ये जो भरतपुर का किला है, इसे मिट्टी का किला भी कहते हैं, आप जानते हो। ये जो भरतपुर का किला है, इस किले के चारों तरफ आपको पता होगा ये क्या बना रखी है, खाई। तो ये जो खाई बनी हुई है ना, तो देखो इसी मोती झील से एक नहर निकाली गई है, और उस नहर का नाम क्या है, तो वो नहर हो जाएगी भैया, देखो मैंने यहाँ पे छोटा ही बनाया, उस नहर का नाम हो जाएगा सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर, तो ये है सुजान गंगा नहर। तो भैया मोती झील से एक नहर निकाली गई है, और वो नहर है, उसका नाम क्या है, सुजान गंगा नहर। और उसी सुजान गंगा नहर का पानी है इस भरतपुर के किले के चारों तरफ, इसकी जो खाई है उस खाई में वो पानी डाल रखा है। तो देखो भैया अब भरतपुर का किले के चारों तरफ ये खाई खुदी हुई है, और इसमें सुजान गंगा नहर का पानी डाल रखा है। अब मुझे बताओ, विरोधी सेना कोई भी आएगी तो यहाँ घोड़े लेके आएगी, तो ये भरतपुर का किला तो अंदर सेफ है, बाहर ये खाई है, अब खाई को घोड़ा पार नहीं कर पाएगा, और नजदीक कोई जा नहीं पाएगा। अब दूर से भले ही कितनी तोपों से निशाने लगाए, इसकी दीवार, ये देखो अंदर की दीवार फुल मजबूत है ना, टूट नहीं पाएगी। फिर खास बात ये थी कि भरतपुर के किले को मिट्टी का किला भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो ईंटें लगी हुई थी, आपको पता होना चाहिए, इस दीवार में जो भी ईंटें लगी हुई थी, तो इन ईंटों के बीच में मिट्टी खूब भर रखी थी, और मिट्टी की ईंटें लगा रखी थी। अब यहाँ से कोई तोप से गोला छोड़ेगा तो वो गोला जाके मिट्टी में फुस हो जाएगा, तो अंदर जो महल है, इमारतें, उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसी कारण लॉर्ड लेक इस दुर्ग को जीत नहीं पाया, और लॉर्ड लेक ने ही कहा था ये मिट्टी का किला नहीं, ये तो लोहे का गढ़ है। तो दिमाग में रखना, मिट्टी का किला या लोहागढ़ कौन सा किला कहलाता है, तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन सा है, भरतपुर का किला। अजय दुर्ग है, अभेद्य दुर्ग है, इसको कोई भेद नहीं सका था। तो आपको आराम से याद होगा, अलवर के अंदर उदयनाथ की पहाड़ियां, वहां से नदी आती है, रूपारेल नदी, इसे वराहा नदी भी कहते हैं, लसवारी नदी भी कहते हैं। बहती कहाँ है, अलवर, डीग और भरतपुर। भरतपुर में ये देखो मोती झील बनाती है। अब अगर मोती झील नहीं होती तो यहाँ से नहर भी सुजान गंगा नहीं निकाली जाती, और सुजान गंगा नहर नहीं आती तो ये भरतपुर का किला सुरक्षित नहीं होता, राजा सुरक्षित नहीं होता, राजा सुरक्षित नहीं होता तो प्रजा सुरक्षित नहीं होती, तो भरतपुर की लाइफ लाइन है वो अपने आप ही खत्म हो जाती। तो इसी कारण मोती झील को कहते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन। कभी कभार मोती झील ऑप्शन में ना हो और सुजान गंगा नहर हो, तो आपको बताना है सुजान गंगा नहर को भी क्या कह सकते हैं, भरतपुर की लाइफ लाइन। तो आराम से याद रह जाएगा। अभी जो हम किला देख रहे हैं वो भरतपुर का किला देख रहे हैं या लोहागढ़ दुर्ग देख रहे हैं, किस श्रेणी का है, पारिक दुर्ग है, और नहर कौन सी हो जाएगी, सुजान गंगा नहर। अब ये जो जो भरतपुर का किला है, इसकी तुलना, भरतपुर के किले की तुलना किससे होती है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इसकी तुलना होती है हिमालय की चट्टान से, हिमालय की चट्टान से, हिमालय की चट्टान से। तो भरतपुर का किला है उसकी तुलना किससे होती है, हिमालय की चट्टान से। इसके अलावा इसकी आकृति, ये जो भरतपुर का किला है इसकी आकृति कैसी है, भरतपुर के किले की, लोहागढ़ दुर्ग की, मिट्टी के किले की, अभेद्य दुर्ग की, अजयगढ़ दुर्ग की, तो इसकी जो आकृति है वो कैसी है, आयताकार, आयताकार। आपको आराम से याद रखना है, आयताकार। तो अब तुम्हें ये पता होना चाहिए आयताकार किला कौन सा है, भरतपुर का किला। तो आपको दिमाग में रखना है त्रिभुजाकार दुर्ग कौन सा है, मुझे यहाँ नोट में आप लिख लेना, और मैंने आगे के वीडियो में बता रखे हैं, आप मुझे बताना त्रिभुजाकार दुर्ग कौन सा है। त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का या त्रिकुट के आकार का जो किला है वो कौन सा है, हालांकि हमने पढ़ रखा है, वो आप नोट में यहाँ लिख सकते हो। तो आयताकार, आकृति कैसी हो जाएगी भरतपुर के किले की, आयताकार। अब मैं बात करता हूँ, ये जो भरतपुर का किला है, एक नया पेज ले लेते हैं और देखते हैं इस भरतपुर के किले के अंदर दरवाजे। तो आकृति के बाद में देख लेते हैं इसमें दरवाजे। देखो भरतपुर के किले के विशाल दरवाजे, विशाल दरवाजे। तो भरतपुर के किले में कितने विशाल दरवाजे हैं, तो आपको पता होना चाहिए भरतपुर के किले में दो विशाल दरवाजे हैं। अभी बात करते हैं भरतपुर के किले में विशाल दरवाजे कितने हैं, दो। बड़े बड़े दरवाजे कितने हैं, दो। उनमें मैं बात करता हूँ, देखो एक है भैया उत्तरी दरवाजा, जो पहला दरवाजा है उसकी बात करते हैं, वो उत्तरी दरवाजा, उत्तर दिशा में जो दरवाजा है, देखो उत्तरी दरवाजा। ये जो उत्तरी दरवाजा है इसी की बात करते हैं। उत्तर दिशा में जो दरवाजा है वो दरवाजा कैसा है, अष्ट धातु से निर्मित। तो इसके दरवाजों में उत्तरी दरवाजा, तो उत्तरी दरवाजा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, तो आप बता सकते हो, देखो चलो इसके आगे लिख देता हूँ, उत्तरी दरवाजा। वो जो उत्तरी दरवाजा है वो कैसा होगा, तो आप आराम से बता सकते हो, अष्ट धातु से निर्मित, अष्ट धातु से निर्मित। या इधर ही लिख देता हूँ प्लीज, सॉरी, इसको ऐसे बना देते हैं। ये जो उत्तरी दरवाजा है, ये जो उत्तरी दरवाजा है ये निर्मित किससे है प्लीज, ये जो उत्तरी दरवाजा है इसी की बात करते हैं, ये निर्मित, निर्मित। तो
उत्तरी दरवाजा किससे निर्मित है? तो आप आराम से बता सकते हो, अष्ट धातु से निर्मित। अष्ट धातु से निर्मित। अष्ट धातु से निर्मित। निर्मित। भरतपुर के किले में उत्तर दिशा में जो दरवाजा है वो किससे निर्मित है? तो आप आराम से बता सकते हो, अष्ट धातु से निर्मित। ये जो उत्तरी दरवाजा है पहले था, ये स्टार्टिंग में कहां पे था? तो आपको पता होना चाहिए, ये पहले कहां पे था? दिल्ली के लाल किले पर। दिल्ली के लाल किले पर। दिल्ली के लाल किले पर। लाल किले पर। लाल किले पर। अब दिल्ली के लाल किले से इसको उतार कर कौन लाया, वही हम देखते हैं। तो देखो, भरतपुर लाए। भरतपुर लाए। तो इसको दिल्ली के लाल किले से भरतपुर कौन लाए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा, भरतपुर लाए। तो बात करता हूं कब? 1765 ईस्वी में। कब लाए? 1765 ईस्वी में। और 1765 ईस्वी में लाए तो कौन लाए, ये भी तो पता होना चाहिए। इसको भरतपुर कौन लाए? तो आप आराम से बता सकते हो, महाराजा सूरजमल के बेटे हैं जिनका नाम क्या है? जवाहर सिंह है। जवाहर सिंह। और ये जो दिल्ली के लाल किले से उतार के भरतपुर लाए थे। तो देखो, और इसकी ये कोई उत्तरी दरवाजे की एक विशेष बात मैं लिख देता हूँ। विशेष बात, तो देखो विशेष, सुनो भैया, मैं छोटी सी बात लिखूंगा। देखो भैया, यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये जो दरवाजा है अष्ट धातु का, पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था, लेकिन इसको 1303 ईस्वी में, आपको पता होगा, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी इसको उतार कर कहाँ ले जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी 1303 में इसको कहाँ ले जाता है? दिल्ली। और बाद में आपको पता होगा, दिल्ली में शाहजहां ने बनाया था लाल किला। तो शाहजहां ने जो लाल किला बनाया उस पे ये लगा दिया था। तो ऐसी जनश्रुति है कि जब 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे आक्रमण किया था, तो उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ दुर्ग से ये अष्ट धातु का दरवाजा लेके चला गया था। कुल मिला के राजस्थान में लगा हुआ पहले दरवाजा था, ये दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली से वापिस जवाहर सिंह इसको उतार के और कहाँ ले आए? भरतपुर के किले में। और इसके उत्तर दिशा में एक दरवाजा स्थापित करवा दिया, और वो है उत्तरी दरवाजा। तो विशाल दरवाजों में एक तो देख लिया आपने, उत्तरी दरवाजा, आराम से याद रह जाएगा। और इन्हीं विशाल दरवाजों की अगर बात करें तो उत्तरी दरवाजे के अलावा, तो हम बात करते हैं, देखो इसके दो विशाल दरवाजे, एक तो हो गया उत्तरी दरवाजा, एक हम देखते हैं दक्षिणी दरवाजा। दक्षिणी दरवाजा बात कर लेते हैं। ये जो दक्षिणी दरवाजा है, दक्षिणी दरवाजा, दक्षिणी दरवाजा, उत्तरी दरवाजा हो गया। अब देख लेते हैं दक्षिणी दरवाजा। तो भरतपुर के किले की बात कर रहे हैं, उत्तरी दरवाजा और दक्षिणी दरवाजा। ये जो दक्षिणी दरवाजा है, ये क्या कहलाता है? इसका नाम, दक्षिणी दरवाजे का नाम क्या है? तो इसका नाम है लोहिया दरवाजा। लोहिया दरवाजा। लोहिया दरवाजा। लोहिया दरवाजा। ये इसके विशाल दरवाजे, दो बड़े बड़े दरवाजे, छोटे छोटे तो और भी दरवाजे। तो बस उत्तरी दरवाजा अष्ट धातु से निर्मित है, दक्षिणी दरवाजा लोहिया दरवाजा है, लोहे का दरवाजा है। ठीक है, ये दो इसके विशेष दरवाजे हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये जो भरतपुर का किला है, इसी भरतपुर के किले में कुल दरवाजे कितने? छोटे छोटे और 10 दरवाजे हैं। तो मैं ऐसे ही नाम लिख देता हूँ। इस भरतपुर के किले में देखो, विशाल दरवाजे 2 हो गए। अब बात करते हैं, देखो इस भरतपुर के किले में कुल दरवाजे, भरतपुर के किले में कुल दरवाजे, कुल दरवाजे। अब नाम याद नहीं रखने कुल दरवाजों के, ठीक है, कुल दरवाजे। तो इसमें टोटल दरवाजे कितने हो जाएंगे? तो आप आराम से बता सकते हो, भरतपुर के किले में टोटल दरवाजे कितने हैं? 10 दरवाजे। बस लिख देता हूँ 10 संख्या में, और कुछ नहीं है। 2 विशाल दरवाजे, बाकी छोटे छोटे बड़े और सारों को मिला के टोटल दरवाजे कितने हैं? 10। अब 10 दरवाजे हो गए, तो दरवाजों से हम अंदर चलेंगे इस दुर्ग में, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? मंदिर। भाई दरवाजों से एंट्री करते ही हम पवित्र चीज देखते हैं, तो हम देखेंगे इसमें मंदिर। तो मंदिर में देखो, भरतपुर के किले में जो मंदिर है वो कौन से मंदिर है? तो देखो, भरतपुर के किले में एक तो है बांके बिहारी मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी मंदिर। भरतपुर के किले में एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, बांके बिहारी मंदिर। और मंदिर कौन सा है? तो और मंदिर है राजेश्वरी माता का मंदिर, राजेश्वरी माता का मंदिर, माता का मंदिर। तो आप समझ गए होंगे
भरतपुर के जाट राजवंश की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है? राजेश्वरी माता। तो राजेश्वरी माता का मंदिर। मंदिर के बाद में देखते हैं इसी भरतपुर के किले में महल। भैया जब भी हमने दरवाजों से एंट्री की है तो मंदिर मस्जिद देखें, अगर मस्जिद नहीं है तो फिर हम महल देखते हैं, हवेलियां देखते हैं। तो यही पॉइंट। महल में बात करूं तो इसमें एक तो है किशोरी महल, महाराजा सूरजमल की पत्नी थी, हमने लिखा है आपको पता होगा। तो महल कौन सा हो जाएगा? किशोरी महल। किशोरी महल। और महल की बात करूं तो और कौन सा हो जाएगा? लक्ष्मी महल। ये किशोरी देवी किसकी लक्ष्मी थी? तो महाराजा सूरजमल की। तो देखो लक्ष्मी महल, किशोरी महल, लक्ष्मी महल। और है यहाँ पे वजीर की कोठी या कोठी खास, वजीर की कोठी, या इसको कह सकते हो कोठी खास, ये भी एक महल ही है। कोठी खास, कोठी खास रह जाएगा दिमाग। अब ये मत सोच लेना कि वो कोई मुस्टंडी है, कोठी है, वो तुम्हारी खास है ना। कोठी खास दिमाग में रखो, किशोरी, लक्ष्मी और कोठी खास। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो इसी कोठी खास का ही नाम या एक और स्पेशली महल है, तो वो है खास महल। कोठी खास अलग है और खास महल जिसमें अच्छे अच्छे कोई मेहमान आते थे तो उनके लिए बिठाने का था। इसके अलावा देखो महल के बाद में हम देखते हैं इसी भरतपुर के किले में अन्य इमारतें। अन्य इमारतें, इस भरतपुर के किले में और कौन सी इमारतें हैं तो उनकी बात करते हैं। अन्य इमारतें, तो इसमें देखो अन्य इमारतों की अगर मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा कचहरी। देखो कचहरी, कचोरी नहीं हो, कचहरी, कचहरी कला, या इसी को आप कह सकते हो दीवाने आम। कचहरी कला, कचहरी खोल रखी थी और इसी को कहते हैं दीवाने आम। चलो इस कचहरी कला की बात कर लेता हूँ। ये जो कचहरी कला है इसका अन्य नाम, अन्य नाम, अन्य नाम है भाई दीवाने आम। आम लोगों के लिए थी ये, दीवान ए आम, दीवान ए आम। आम लोग जो भी जनता है वो यहाँ के बैठ जाती थी इस कचहरी में और इसमें न्याय होता था। तो देखो कचहरी कला अन्य इमारत में, कचहरी कला। और ये जो कचहरी कला है इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माता कौन है? तो उसका नाम है बलवंत सिंह जाट। निर्माता कौन हो जाएंगे? तो बलवंत सिंह जाट, बलवंत सिंह जाट, बलवंत सिंह जाट। तो ये इसके अंदर अन्य इमारतों में आप याद रख सकते हो कचहरी कला, कचहरी कला। इसके अलावा ये जो भरतपुर का किला है इसकी बात करूं तो इसमें बुर्ज कौन से हैं? बुर्ज, तो भरतपुर के किले में देखो बुर्ज कितने हैं तो आपको याद रखना है इस भरतपुर के किले में जो बुर्ज हैं वो कितने हैं? 8 बुर्ज। और ये जो 8 बुर्ज हैं, इन 8 बुर्ज की मैं बात करूं तो देखो इन 8 बुर्जों में पहला जो बुर्ज है उसका नाम है जवाहर बुर्ज। पहला बुर्ज का नाम क्या हो जाएगा? जवाहर बुर्ज। 8 बुर्जों में पहला बुर्ज, बुर्ज तो आप समझते हो ना, जो राउंड दिया हुआ होता है वही बुर्ज, जवाहर बुर्ज। इस जवाहर बुर्ज की अगर बात करें तो थोड़ा सा दिमाग में रखो, ये जो पहला बुर्ज है इसका नाम है जवाहर बुर्ज। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाया था ये जो जवाहर बुर्ज है दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। देखो जवाहर बुर्ज की एक दो विशेषता लिख देता हूँ। तो देखो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य में आपको पता होगा जवाहर सिंह दिल्ली को विजय करके आए थे, उसी के उपलक्ष्य में बना था। इसके अलावा देखो भरतपुर के राजाओं का राज तिलक, भरतपुर के राजाओं का राज तिलक, भरतपुर के राजाओं का राज तिलक, राजाओं का राज तिलक। तो भरतपुर के जो भी राजा थे उनका राज तिलक भी किस बुर्ज में होता था? तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज। बस 2 बातें आपको याद रखनी है, बस ये हो गया जवाहर बुर्ज। टोटल कितने बुर्ज हैं? 8 बुर्ज। इसके अलावा देखो इसमें दूसरा कौन सा बुर्ज है? तो एक बुर्ज है फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज, जवाहर बुर्ज, फतेह बुर्ज, फतेह बुर्ज। बस कुछ नहीं है, महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। तो इसी फतेह बुर्ज की एक बात और कर देता हूं। देखो लॉर्ड लेक जिस महाराजा को नहीं जीत सका वही, तो देखो फतेह बुर्ज। तो दिमाग में रखना रणजीत सिंह ने, बात कर देता हूं 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने 1806 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, भरतपुर के महाराजा थे रणजीत सिंह, और महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में, अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में, अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में
उपलक्ष में। आपको पता होगा लॉर्ड लेक ने जब आक्रमण किया था भरतपुर के किले पे, महाराजा रणजीत सिंह की शासक थे और महाराजा रणजीत सिंह की अंग्रेजों पर फतेह हुई, इसीलिए नाम क्या रख दिया, फतेह बुर्ज। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जवार बुर्ज किस दुर्ग में है, भरतपुर के किले में। फतेह बुर्ज किस में है, भरतपुर के किले में। इसके अलावा देखो और कौन सा बुर्ज है, तो अब केवल नाम नाम याद रखने हैं, तो वो है सिनसिनी, सिनसिनी बुर्ज, सिनसिनी बुर्ज। अगर आप जानते हो तो भरतपुर में ज्यादातर सिनसिनवाल जाति के जाट हैं, तो ये है सिनसिनी बुर्ज। इसके अलावा देखो और कौन सा बुर्ज है, तो देखो सिनसिनी बुर्ज और भैंसावली बुर्ज, भैंसावली बुर्ज, भैंसावली बुर्ज। कभी नाम ऐसे पूछ ले, सिनसिनी बुर्ज, भैंसावली बुर्ज, सिनसिनी बुर्ज, भैंसावली बुर्ज। इसके अलावा और कौन सा बुर्ज है, तो और है गोकुला बुर्ज, गोकुला बुर्ज, गोकुला बुर्ज। कहीं नौकुला लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा कालिका बुर्ज, कालिका बुर्ज, कालिका बुर्ज, भैंसावली बुर्ज, गोकुला बुर्ज, कालिका बुर्ज। या ऐसे याद रख लो ना, भैंस कैसी होती है, काली, तो पहले कालिका बुर्ज लिख देते हैं। भैंस कैसी होगी, काली, तो याद रह जाएगा भैंसावली बुर्ज, कालिका बुर्ज, कालिका बुर्ज। भैंस कैसी होती है, काली, तो दिमाग में रखना है ना, सिनसिनी बुर्ज, भैंसावली बुर्ज, कालिका बुर्ज। और इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, तो देखो बंगार वाली बुर्ज, बंगार वाली बुर्ज, बंगार वाली बुर्ज। इसके अलावा हो जाएगा गोकुला बुर्ज, गोकुला बुर्ज, गोकुला बुर्ज। गोकुला जाट थे तो गोकुला बुर्ज उनके नाम से ही। और आठवां बुर्ज बात कर लेते हैं। देखो अभी तक टोटल 8 बुर्जों की मैंने बात की, दो तो हर हालत में याद रखने हैं आपको, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज। सिनसिनी बुर्ज, भैंसावली बुर्ज, कालिका बुर्ज, देखो भैंस कैसी होती है, काली, और बंगार वाली बुर्ज और गोकुला बुर्ज। और एक बुर्ज है नवल सिंह बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज, नवल सिंह बुर्ज। आप आराम से याद रख सकते हो। ये इसके अंदर टोटल बुर्ज है ना। तो प्रमुख बुर्ज कितने हो जाएंगे, 8, 8 आराम से याद रह जाएगा। तो वापस देखो जो 8 बुर्ज है, जवार बुर्ज दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में जवार सिंह ने बनाया था, उपलक्ष्य में जवार सिंह द्वारा निर्मित, जवार सिंह द्वारा निर्मित, द्वारा निर्मित, जवार सिंह द्वारा निर्मित है जवार बुर्ज। इसी में भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होता था, भरतपुर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। फतेह बुर्ज, इसमें महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में, अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, उपलक्ष्य में। तो ये लाइन यहां से हटा दो ताकि आपके वो दिक्कत नहीं करे, ठीक है। तो महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों पर विजय के उपलक्ष्य में सिनसिनी बुर्ज, भैंसावली बुर्ज, कालिका बुर्ज, बंगार वाली बुर्ज, गोकुला बुर्ज और नवल सिंह बुर्ज। गोकुल आदमी का नाम है, नवल आदमी का नाम होता है, गोकुल नवल। इसके अलावा भैंस काली बंगार वाली, भैंस काली बंगार वाली, सिनसिनी, जवार बुर्ज और फतेह बुर्ज। थोड़ा सा याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो देखो भैया, अगर आपसे कोई पूछ ले ये जो भरतपुर का किला है, इस भरतपुर के किले में कुल बुर्ज कितने हैं, तो आप आराम से बता सकते हो। जो मुख्य बुर्ज हैं वो कितने हैं, 8। बड़े बुर्ज कितने हैं, 8। इसके अलावा बात करते हैं, देखो इसी भरतपुर के किले में, तो देखो भैया बुर्ज हो गए। इसके अलावा आपसे पूछ ले अर्धचंद्राकार बुर्ज कितने हैं, ये तो पूर्ण बुर्ज है, ये तो क्या हो जाएंगे, पूर्ण बुर्ज, पूर्ण बुर्ज। और आपसे पूछ ले अर्धचंद्राकार आकृति के बुर्ज, अर्ध चंद्राकार, अर्धचंद्राकार आकृति के बुर्ज, अर्धचंद्राकार आकृति के बुर्ज, आकृति के बुर्ज। तो इस भरतपुर के किले में अर्धचंद्राकार आकृति के बुर्ज कितने हैं, तो वो आप आराम से बता सकते हो, वो कितने हैं, 40। अब इतने 40 अर्धचंद्राकार आकृति के बुर्ज हैं। वैसे आप जानते हो राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला अगर कोई किला है, 99 बुर्जों वाला, वो कौन सा है, सोनारगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है, जैसलमेर में। तो ये कुछ हमने बात की। अब हम इसकी विशेषता देखने वाले हैं भरतपुर के किले की। सारी चीजें आपके लगभग क्लियर है, तो इस भरतपुर के किले की देख लेते हैं विशेषता। विशेषता तो देखो भैया, भरतपुर के किले की विशेषता, विशेषता में मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखूंगा, लाइनें लंबी नहीं लिखूंगा, इतना ही देखो। बात करता हूं पहली विशेषता, लॉर्ड लेक, लॉर्ड लेक ने इस पर 5 बार आक्रमण किया था। ये जो अंग्रेज है लॉर्ड लेक, इसने 5 बार आक्रमण किया था। लॉर्ड लेक देखो इस टाइम में कौन थे, महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। तो देखो लॉर्ड लेक ने महाराजा रणजीत सिंह पर 5 बार आक्रमण
5 बार असफल आक्रमण किया, असफल आक्रमण। बस मैंने ये पूरी लाइन को शॉर्ट में कर दिया है। तो 5 बार असफल आक्रमण किया था, लॉर्ड लेक भी इसको जीत नहीं पाया था, इसी कारण लॉर्ड लेक ने इसको क्या कहा था भाई, लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है, इसके अलावा देखो दूसरी विशेषता, तो आपको ये याद रखना है, ये जो लॉर्ड लेक है इस भरतपुर के किले को क्या कहता है, जब 5 बार नहीं जीत पाया तो इसी ने इसको क्या कहा है, लोहागढ़ दुर्ग। कारे जाट झूठे, है ना बेटा, कहते हैं कि मिट्टी का किला है, ये कैसा किला है, लोहे का किला है, लोहागढ़ दुर्ग। तो इसको लोहागढ़ दुर्ग किसने कहा है, लॉर्ड लेक ने। लॉर्ड लेक ने महाराजा रणजीत सिंह के टाइम 5 बार असफल आक्रमण किया था, जीत नहीं सका था। और इसके अलावा मैं बात करूं तो आपको पता होगा, राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था जिसका नाम था मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण है जिसका नाम क्या है, मत्स्य संघ। और आप जानते हो इसमें 4 रियासतें थी, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और ये जो मत्स्य संघ है इसका गठन कब हुआ, 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948। ये जो मत्स्य संघ है, इस मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हो रहा है, उद्घाटन, मत्स्य संघ का उद्घाटन, वो उद्घाटन आपको पता होगा किसने किया था, तो वो केंद्रीय मंत्री थे NV गॉडगिल, NV गॉडगिल। तो भैया NV गॉडगिल, तो NV गॉडगिल ने मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया था वो इसी किले में किया था, भरतपुर के किले में किया था। ये इसकी तीसरी विशेषता हो जाएगी। तो ये 3 मुख्य विशेषता है। लॉर्ड लेक ने 5 बार महाराजा रणजीत सिंह के टाइम असफल आक्रमण किया था, लॉर्ड लेक इस किले को जीत नहीं पाया, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, लोहागढ़ दुर्ग। और राजस्थान एकीकरण का जो पहला चरण है जिसका नाम है मत्स्य संघ, जिसमें 4 रियासतें मिली थी, वो कौन सी है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और मत्स्य संघ कब बना था, 18 मार्च 1948 को, और जिसका उद्घाटन इसी किले में किया था NV गॉडगिल ने। अब हम बात करते हैं, ये जो भरतपुर का किला है, इस मिट्टी का किला है, इसके बारे में कथन। तो इसके बारे में किसने क्या क्या कथन कहे, तो हम बात कर लेते हैं। देखो कथन में एक ही याद रखना है, देखो क्या है, ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा। पहला कथन लिखाता हूं मैं, देखो, ब्रिटिश फौजों की प्रतिष्ठा, ब्रिटिश फौज की प्रतिष्ठा, ब्रिटिश फौज की प्रतिष्ठा, ब्रिटिश फौज की प्रतिष्ठा भरतपुर के, भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में, भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में, दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब कर रह गई, दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब कर रह गई, या दब गई, प्रतिष्ठा दब गई। तो क्योंकि 5 बार अंग्रेज फौज आ रही है, ब्रिटिश फौज आ रही है, और महाराजा रणजीत सिंह को घेरा 5 बार लेकिन जीत नहीं सके, तो अंग्रेजों की प्रतिष्ठा तो धूमिल हो ही गई। और ये कथन किसका है, ये कथन है चार्ल्स मेटकॉफ का, चार्ल्स मेटकॉफ का, चार्ल्स मेटकॉफ। तो याद रखना, चार्ल्स मेटकॉफ इस भरतपुर के किले के बारे में क्या कहता है कि ब्रिटिश शासकों की या ब्रिटिश फौज की जो प्रतिष्ठा है भरतपुर के दुर्भाग्यपूर्ण घेरे में दब गई। इसके अलावा देखो लोक गीतों में इसको भरतपुर के किले को कैसे गाया जाता है, तो देखो लोक गीतों में वर्णन, लोक गीतों में वर्णन। तो ये जो भरतपुर का किला है इसका लोक गीतों में जो वर्णन मिलता है हमें, वो क्या मिलता है, तो देखने का प्रयास करें। एक तो गोरा हट जा रे पाछन, गोरा हट जा रे पाछन, गोरा हट जा रे पाछन, पाछन, गोरा हट जा रे पाछन। लॉर्ड लेक 5 बार जीत नहीं पाया, इसीलिए लोक गीतों में इस भरतपुर के किले को ऐसे गाया जाता है, गोरा हट जा रे पाछन। और एक देखो इस भरतपुर के किले को लोक गीतों में ऐसे गाते हैं, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, 8 फिरंगी 9 गोरा, 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा, लड़े जाट का 2 छोरा, जाट का 2 छोरा, बस 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। ये इसको लोक गीतों में भरतपुर के किले को ऐसे गाया जाता है। तो आप आराम से वापस इसको देखना करना। अब मैं बस बात वही है, किसी चीज को आप 2-3 बार देखोगे, बार बार इसका अभ्यास करोगे, वो चीजें आपको एकदम स्थायी हो जाएगी। देखो हम जो भी चीज पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले अन्य नाम पढ़ते हैं, फिर हम स्थान देखते हैं, फिर हम निर्माण देखते हैं, उसका निर्माण कब हुआ, किसने करवाया। निर्माण के बाद में हम देखते हैं उसकी श्रेणी, श्रेणी के बाद में वो पहाड़ी या जो भी चीज है, फिर उसकी देख लेते हैं आकृति वगैरह अगर कोई चीज होती है, फिर हम देखते हैं उसके प्रवेश द्वार, प्रवेश होते ही हम देखते हैं मंदिर, मंदिर मस्जिद कोई पवित्र चीज है तो फिर हम देखते हैं महल,
है ना। ऐसे करके अगर किसी दुर्ग में शाखे हुए तो शाखे देख लेते हैं, शाखों में कोई मरने वालों की छतरियां देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं जलाशय वगैरह, है ना। तो ऐसे करके लास्ट में हम कथन या कहावतें जो भी चीजें होती है वो देख लेते हैं, विशेषता देख लेते हैं। तो हमारा फिक्स पैटर्न है। आप इतने दुर्गों में अगर चीज को पढ़े हो तो आपको पता चल गया होगा हम किस टाइप से पढ़ते हैं। और भरतपुर का किला भी हमने पढ़ लिया, और इससे पहले भी आपको पता होगा हमने धौलपुर के अंदर जो शेरगढ़ दुर्ग था वो पढ़ लिया, और करौली के अंदर आपको पता होगा आपने जो भी तिमनगढ़ है ना, इसके अलावा ऊंटगिरी का किला है ना। जो भी चीजें आपने ये जो आज दुर्ग पढ़े हैं इनको थोड़ा सा वापस व्यवस्थित तरीके से लिखना और देखने का प्रयास करना। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।